अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम चैप्टर 10 का शॉर्ट रिव्यू स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, यानी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है इसको हमने यहाँ पर क्या करना है, स्टडी करना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जिन जिन बच्चों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो बच्चों 1820 में हेंस ओरेस्टेड नामी जो साइंटिस्ट था उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़्म है ये कोरिलेट हैं। तो इसकी कोरिलेशन कुछ इस तरह से थी कि फ्राडे ने कहा था कि अगर कहीं पर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो करंट पैदा होता है। तो फिर इसका बच्चों रिवर्स भी रिसर्च स्टार्ट होगी। तो फिर हेंस नामी जो साइंटिस्ट था उसने कहा था जी कि करंट को अगर हम यूज़ करें तो हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट फील कर सकते हैं, यानी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। तो ये एक दूसरे के रिवर्स काम कर रहे थे। जहाँ फ्राडे ये काम कर रहा था तो ये उसके ऑपोजिट प्रोसेस को डील कर रहा था। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर बच्चों आपने बात याद रखनी है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। किस पर लगेगी, वो वायर जिसके अंदर क्या होगा, करंट होगा, और उसको किसके अंदर रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में। और यहाँ पर जो एंगल होगा उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने का वो 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये सारी सूरत हाल हमारे पास हो जाती हैं तो हम ये फार्मूला ड्राइव कर जाते हैं। तो फार्मूला कुछ इस तरह से है कि एफ एल इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अगर मैं इधर से एरो का साइन लगाता हूँ तो यहाँ पर मुझे डायरेक्शन ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि ये वेक्टर बन जाता है। तो अगर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फार्मूले में देखें तो करंट तो स्केलर है, ये वैसे ही आ गया। एल वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो बी और एल को अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में लिखें तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसको जब हम ओपन करते हैं, फर्स्ट की मैग्नीट्यूड, सेकंड मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और साथ डायरेक्शन आ जाती है क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाता है परपेंडिकुलर केस। जब हम इसमें परपेंडिकुलर रिजल्ट पुट करेंगे तो साइन 90 बच्चों हो जाता है 1, यहाँ पर 90 रखेंगे, साइन 91, तो ये सारा फंक्शन 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आई एल बी। एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ, किसी भी फंक्शन में ये जो साइन कोस टेन है इसको हटा के जो रिमेनिंग पार्ट है यही बच्चों आपके मैक्सिमम उस क्वांटिटी का आंसर होगा। फिर मिनिमम आंसर आ जाता है बच्चों हमारे पास पैरेलल और एंटी पैरेलल में। पैरेलल में एंगल होता है 0 और 180। तो जैसे ही हम साइन 0 पुट करते हैं 0 हो जाता है, साइन 180 पुट करते हैं 0 हो जाता है, तो हमारी फोर्स क्या हो जाएगी, 0। तो ये बच्चों हमारे पास मैक्सिमम फोर्स है और ये हमारे पास क्या है, मिनिमम फोर्स है। नेक्स्ट बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनके कई नाम हैं। इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, और इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। तो ये 4 नाम है और एक ही क्वांटिटी है हमारे पास। तो बच्चों जो फार्मूला आपने पीछे पढ़ा था एफ एल इज़ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, यहाँ से जो बी है इसी को हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से निकाल लूँ तो बाकी आई एल साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हैं, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके बच्चों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, बी इज़ इक्वल टू एफ ओवर आई एल साइन थीटा। अब बच्चों जो फोर्स है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो फील्ड स्ट्रेंथ, इन सब की जो डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन अ फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन अ यूनिट लेंथ या 1 मीटर लेंथ ऑफ अ कंडक्टर हैविंग 1 एम्पेयर करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्लेस एट राइट एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारी बातें अगर आप एक लाइन में लिख देते हैं तो ये डेफिनेशन बन जाएगी। तो बच्चों इसी डेफिनेशन के हिसाब से लेंथ मेरी 1 मीटर है, करंट मेरा 1 एम्पेयर है, परपेंडिकुलर 90 लगाना है। तो जैसे ही मैं करंट की जगह 1, लेंथ की जगह 1, साइन थीटा 90, ये सारा नीचे वाला हिस्सा क्या हो जाता है, 1। तो फिर आपके पास मैग्नेटिक इंडक्शन बच्चों क्या आ जाती है, एक फोर्स हो जाती है, ये याद रखना है। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी थी, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ आ क्या है बच्चों, फोर्स। जैसे बच्चों आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा था ना कि ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है, ऐसे ही बच्चों ये भी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फ़ोर्स है जो चार्ज पे लगती है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक फ़ोर्स है जो एक ऐसी वायर पर लगेगी जिसके अंदर से करंट 1 एम्पेयर, लेंथ 1 मीटर उसकी हो, और उसको मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर प्लेस करें, तब जाकर ये होगा। तो बी इज़ इक्वल टू एफ, ये याद रखना है। मैग्नेटिक इंडक्शन के यूनिट हैं टेस्ला, चूँकि साइंटिस्ट का नेम है तो हम इसको टी को फुल नेम में स्मॉल रखेंगे और सिंबॉलिक इसको कैपिटल लिखेंगे। तो बच्चों टेस्ला किसके बराबर होता है, तो देखें ये हमारे पास न्यूटन, नीचे एम्पेयर, नीचे मीटर।
तो न्यूटन ऊपर ही रहेगा, एम्पेयर ऊपर जाके पर एम्पेयर हो जाएगा, मीटर ऊपर जाके पर मीटर। तो ये आपके सामने है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। अब बच्चों न्यूटन की इन टर्म्स ऑफ बेस वैल्यू अगर मैं लगाऊं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आगे पर एम्पेयर पर मीटर वैसे ही है, तो ये मीटर +1 है, ये मीटर -1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा किलोग्राम सेकंड स्क्वायर A-1 हो जाएगा। तो यहीं से बच्चों हम डायमेंशन बना लेते हैं, किलोग्राम से m, सेकंड से t, ऊपर -2 वैसे ही, एम्पेयर का एम्पेयर ही रहेगा, ऊपर -1 वैसे ही। तो ये हमारे पास क्या उसकी आ गई है, डायमेंशन आ गई है। अब बच्चों इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है जो कंडक्टर के ऊपर लगती है, ये दो तरह से फाइंड की जाती है। एक राइट हैंड रूल से जो क्रॉस प्रोडक्ट के फार्मूले की वजह से हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का राइट हैंड रूल जैसे लगता है वैसे ही अप्लाई करेंगे। दूसरा इसका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। तो ये दोनों रूल्स आपने वहाँ से बुक से देख लेने हैं, इनकी डेफिनेशन याद कर लेनी है और इसको अप्लाई भी करना आना चाहिए आपको। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स वही है जैसे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो हमने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डेफिनेशन पढ़ी है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जगह आप क्या लगाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। फिर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो बच्चों इसके यूनिट थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपने याद किए होंगे, गुड। तो यहाँ पर इसके यूनिट होते हैं वेबर, फुल नेम में पहला लेटर स्मॉल, और यहाँ पर सिम्बॉलिकली पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। फ्लक्स के यूनिट हो गए वेबर, मैग्नेटिक फील्ड के हो गए टेस्ला, एरिया के हो गए मीटर स्क्वायर। अब टेस्ला की वैल्यू दोबारा से लगाते हैं, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और ये होगा मीटर स्क्वायर साथ वैसे ही। तो ये मीटर की पावर 2 है और एक -1 है, तो ये आ जाएगा +1। तो ये हो जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चों, अगर हम न्यूटन की जगह उसकी वैल्यू लगा दें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आगे पर एम्पेयर और मीटर वैसे ही हो जाएगा। तो ये मीटर मीटर से मिलके क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास S-2 वैसे ही और पर एम्पेयर वैसे ही। यहीं से बच्चों डायमेंशन सेट कर लें, तो ये क्या होगा, किलोग्राम से m, मीटर से l, सेकंड से t, और एम्पेयर का एम्पेयर, ये ऊपर वाली पावर्स इसकी वैसे ही हैं। तो अगर आप ये यूनिट निकालना जानते हैं या डायमेंशन निकालना जानते हैं तो आप ईजिली इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये जो ऊपर बच्चों आपने फार्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स का, φB=BA.A, तो डॉट प्रोडक्ट हटाएं तो क्या आ जाता है, BA कोस थीटा। कोस थीटा को हम ज़ीरो करके ख़त्म कर देते हैं, तो फ्लक्स का फार्मूला होता है BA। तो यहाँ से B निकालेंगे तो एरिया नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब देखें मैंने यहाँ पर भी नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है, चूँकि ये एक ही क्वांटिटीज़ हैं और नाम डिफरेंट हैं, और ये तीनों डेफिनेशन इसी फार्मूले से निकाली जाती हैं। ये वाली डेफिनेशन जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के फार्मूले से डेफिनेशन निकाली जाती है। तो B=φ/A, फ्लक्स के यूनिट होते हैं वेबर, नीचे एरिया के मीटर स्क्वायर, मीटर ऊपर जाके क्या हो जाता है, पर मीटर स्क्वायर में हो जाता है। आगे बच्चों हमारे पास टेस्ला बराबर होता है न्यूटन पर मीटर। तो ये तो हमने पहले भी पीछे पढ़ लिए हैं, ये वाले हमारे नए फार्मूले की वजह से नया यूनिट आया है। आगे इसका भी मैक्सिमम फ्लक्स और मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था बच्चों वैसे ही है। वहाँ पर EA जो अब आता था यहाँ पर BA आ रहा है, और वहाँ पर मिनिमम में 0 था, यहाँ पर मिनिमम में 0 है। वही डायग्राम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड ले ली है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड है, आंसर सेम है। तो ये बच्चों आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है वेलोसिटी सिलेक्टर। क्या है बच्चों, वेलोसिटी सिलेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्मार्ट सिलेबस से तो निकाल दिया लेकिन मैं फिर भी डिस्कस कर रहा हूँ। कह रहे वेलोसिटी सिलेक्टर क्या है, ऐसी डिवाइस है जो स्टडी करने के लिए और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फाइंड करने के लिए क्या होता है, इस्तेमाल। इसमें देखें ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे नज़र आ रहा है, नीचे नेगेटिव चार्ज है, तो ये ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ता हूँ तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ नीचे जाता है क्योंकि इस पर नीचे इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होती है। अब ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को ज़ाहिर कर रहा है, और ये जो ऊपर से नीचे लाइन आ रही थी ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो जैसे ही बच्चों हम राइट हैंड रूल लगाना सीखते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगती है ये कहाँ लगती है, ऊपर की तरफ। अब एक वक्त आता है बच्चों दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर जाती हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, देन F क्या हो जाता है, FV। इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, Q×E। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, QVB। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो V निकालेंगे तो BE के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब बच्चों आपको अगर EB की वैल्यू दे दी जाए तो स्पीड निकाली जा सकती है, अगर कोई भी इनमें से दो वैल्यूज़ दे दी जाएँ तो आप इसको निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पर बच्चों ये जो फोर्स वाला था हमारे पास, इसमें भी अगर आपको ये डाटा प्रोवाइड कर दिया जाए तो आप यहाँ से फोर्स फाइंड कर सकते हैं, या फोर्स दे दी जाए, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया जाए, लेंथ दे दिया जाए, करंट थीटा दे दिया जाए, तो आप करंट फाइंड कर सकते हैं। वट एवर इनमें से कोई एक मिसिंग क्वांटिटी अगर आपके पास है, बाकी नाउन है, तो आप वो फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स के फार्मूले को अगर हम ये यूज़ करें तो इसमें बी की वैल्यू भी आ जाती है, एरिया की भी, थीटा भी आ जाता है, तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला आप क्या यूज़ करेंगे, ओपन करके बी ए कॉज ऑफ थीटा। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ एंड फ्राडे लॉ। तो इंड्यूस ईएमएफ बच्चों होता क्या है, जब आप फ्लक्स चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को चेंज करते हैं किसी भी वायर में, कंडक्टर में, कॉइल में, तो उसके अंदर एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। तो यहाँ पर जो उसने डेफिनेशन की हुई है वो मोशनल ईएमएफ की है। तो इस टॉपिक के अंदर दो टॉपिक हैं, एक मोशनल ईएमएफ है और एक फ्राडे लॉ है। तो ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू मोशन, मोशनल में मोशन का वर्ड है तो ज़ाहिर सी बात है ये हमारे पास मोशनल ईएमएफ हो जाएगा। बच्चों इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है E इज़ इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। इसकी डेरिवेशन आप लोगों ने की होगी। नेक्स्ट आ जाता है ये ईएमएफ मैक्सिमम कब होता है, जब आप 90 डिग्री पर इसको रखते हैं कंडक्टर को या कोयल को, तो हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ आता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी फार्मूले में साइन कोस टेन निकाल दें, जो पीछे भी हिस्सा बचता है वो इसके मैक्सिमम को ज़ाहिर करता है। और यहाँ पर बच्चों परपेंडिकुलर केस में मैक्सिमम आता है, मिनिमम केस में क्या आता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल। एंगल 0 और 180 लगाएंगे, 0 पर साइन 0 होता है, 180 पर भी 0 होता है, ईएमएफ क्या होगा, 0। फ्राडे लॉ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है एन कॉइल्स के अंदर, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। यानी कि कोई चीज़ अगर चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो ईएमएफ पैदा हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है इसको बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। आगे बच्चों लेंजेज लॉ है। लेंजेज लॉ ये बताता है, ये माइनस साइन, ना मोशनल ईएमएफ में माइनस साइन बताएगी, ना फ्राडे लॉ के फार्मूले में माइनस बताएगी। तो इस माइनस का मतलब क्या था, तो लेंजेज लॉ आ जाता है, वो बताता है, लेंस साइंटिस्ट है, वो बताता है कि ये माइनस का मतलब क्या है। वो ये बताता है कि जब भी माइनस आती है इसमें, वो ये इंडिकेट करती है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ली जाएगी जिसमें वो अपने काज को क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब कि मैंने अगर इसमें फ़र्ज़ करें एक मैग्नेट लिया, एक कॉइल ली, तो मैं मैग्नेट को इसके करीब ला रहा हूँ तो मेरा फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसमें जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में पैदा होगा कि ये उल्टी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करके इसको करीब आने से रोककर क्या करेगा, अपोज करेगा। मैं उसके करीब जा रहा था मैग्नेट लेके, करंट ने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में प्रोड्यूस की जो इसको क्या कर रहा है, दूर कर रहा है, मतलब रिपेल कर रहा है। नेक्स्ट इसमें बच्चों आ जाता है कि इसमें एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के करस्पॉन्डिंग ये चलता है। अब कितने फैक्टर्स हैं बच्चों, ये हमारा 2016 के अंदर 2026 में सॉरी, ये सवाल बन के आया हुआ है कि कितने फैक्टर्स पे ईएमएफ डिपेंड करता है। पहला रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स और रिलेटिव स्पीड। देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इसमें लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर हैं और रिलेटिव स्पीड हमारे पास यहाँ पर इस फार्मूले में है। तो इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट आ जाता है फेरोफ्लूइड्स। फेरोफ्लूइड ऐसे फ्लूइड्स हैं जो लिक्विड और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों शो करते हैं। अब ये बनाए कैसे जाते हैं बच्चों, मैग्नेटिक पार्टिकल्स लिए जाते हैं जो कि आयरन ऑक्साइड के होते हैं और इनका साइज़ 10 मिलीमीटर होता है, ग्राइंड करके इनको ब्रेक किया जाता है। और इसमें जो फ्लूइड होता है वो ऑयल या वाटर होता है, इन दोनों को मिक्स करके जो चीज़ बनती है उसको फेरोफ्लूइड्स कहते हैं। जब मैग्नेट करीब नहीं होता फेरोफ्लूइड के तो वो सिंपल लिक्विड है, लेकिन जैसे ही उसके पास मैग्नेट आता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को फील करता है और एज अ मैग्नेट बिहेव कर पाता है। आगे बच्चों स्पाइक्स आ जाती हैं। स्पाइक्स से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस फेरोफ्लूइड के अंदर टोटल कितनी अमाउंट ऑफ फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस हैं। एक है मैग्नेटिक फोर्सेस जो मैग्नेटिक फील्ड पार्टिकल्स की वजह से है, और दूसरा सरफेस टेंशन जो लिक्विड की सरफेस टेंशन की होती है उसकी वजह से है, और ग्रेविटी, ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ ग्रेविटी के ज़ेरे असर है। तो 3 टाइप ऑफ फोर्सेस हैं। अब आ जाते हैं ये स्पाइक्स। स्पाइक्स समझ लें कि जो आज से कोई 5-7 साल पहले के लोग जो हेयर्स को जेल लगा के अपवर्ड डायरेक्शन में स्पाइक्स बनवाते थे, ये वही स्पाइक्स हैं।
तो ये कब बनती है? जब मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा हो जाए सरफेस टेंशन से या ग्रेविटी से। आगे बच्चों इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल हो रही है, मेडिसिन में इस्तेमाल हो रही है, इंजीनियरिंग में इस्तेमाल हो रही है, फिज़िक्स में इस्तेमाल हो रहा है, मटेरियल साइंस में इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये हार्ड ड्राइव्स और जो शाफ्ट मोटर्स की होती हैं उनको बनाने में काम देती है। और इसके बाद हमारे पास मेडिसिन है। मेडिसिन में क्या करते हैं, हम ड्रग मूव करवाते हैं टूवर्ड्स ट्यूमर सेल्स की तरफ, और ये एमआरआई में भी इस्तेमाल होती है, और भी इसकी मैनी एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर बच्चों ऐसी डिवाइस है जो अर्थ की जो वाइब्रेशंस है उसको डिटेक्ट करता है। तो ये कहता है रिस्पॉन्ड टू एनी मूवमेंट ऑफ रॉक्स अंडर द ग्राउंड और वाइब्रेशन काज बाय द अर्थ क्वाक्स वल्केनो एरप्शन एंड एक्सप्लोजन। कई बार धमाका हो जाए ज़मीन के अंदर, कोई वोल्केनो एरप्शन हो जाए, कोई वोल्केनो धमाका होकर बाहर आ जाए, अर्थ की जो प्लेट्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर दें, तब ये सिस्मोमीटर उन वाइब्रेशंस को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। और ये किस पर बेस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। अब इसमें क्या होता है कि जितना इंड्यूस करंट उसमें कोयल में ज़्यादा पैदा होगा, मतलब सिस्मोमीटर में कोयल होती है, उतना करंट उसमें ज़्यादा पैदा होगा जितनी हमारी अर्थ की ग्राउंड की मोशन की वाइब्रेशन ज़्यादा होंगी। आगे कहता है जो डाटा हम यूज़ करते हैं, जो बनाते हैं, तो वो उसे एनालाइज करते हैं कि ये किस जगह पर पैदा हुई है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, और ये कितनी गहराई तक ये वाइब्रेशन गई हैं। अब ये जो डिवाइस है ये 50 से 1000 मीटर ज़मीन के अंदर दफन की जाती है ताकि ये अर्थ की वाइब्रेशंस को नोट कर सके। प्रोटेक्टिव केस इसका रखा जाता है, मतलब एक केज होता है उसके अंदर इस डिवाइस को रखा जाता है, वो डिवाइस वॉलेट कहलाता है। और जो टैंक हम इसके लिए प्रोटेक्टिव लेयर वाला केस वाला बनाते हैं वो 1 मीटर वाइड होता है चौड़ा, और 2 मीटर उसकी क्या होती है, गहराई होती है। तो ये था बच्चों हमारे पास शॉर्ट रिव्यू। तो चैप्टर हो गया एंड। तो आपने बच्चों क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आने वाली आपके वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।